हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज इस वीडियो में हम जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो के जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो हमारे इंटरव्यू बिट साइट से लिए गए हैं। तो द सोर्स इज इंटरव्यू बिट एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट यू कैन एवर फाउंड ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। सो ये वीडियो किस किस के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हैं और किसी आईटी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं एज अ जावा डेवलपर, तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड दूसरा, अगर आप 2 से 3 साल आपको एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में एज अ जावा डेवलपर, सो आपके लिए बेसिक्स जावा की बेसिक नॉलेज तो आपको होगी, लेकिन इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी आपको इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपको अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप इसको देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे जावा के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे एंड डिफरेंट होंगे, मतलब कि बेसिक इंटरव्यू होंगे फिर एडवांस्ड भी होंगे। तो आज हम बेसिक क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है। तो आज हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो आपके जावा की प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस पीडीएफ में है। तो ये पीडीएफ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें देखना है कि सबसे पहले जावा क्या है। जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग इन 1982। 1982 से आज तक चल रही है और आने वाले टाइम में भी चलेगी। बहुत सारी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये यूज हो रही है बिकॉज ऑफ द बेस फाउंडेशन विच इज लाइक प्रिंसिपल्स। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यूज करती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट लैंग्वेज मानी जाती है आज के टाइम में भी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा क्यों? सो द रीजन इज जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट डजंट डिपेंड ऑन अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर जावा लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती है। और उसका फैक्ट ये है कि जावा का जो कंपाइलर है वो कोड को कंपाइल करता है एंड उसको एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइट कोड। तो बेसिकली ये मल्टीपल सिस्टम्स में रन कर सकते हैं हम इस बाइट कोड को। ऐसा इंडिपेंडेंट बाइट कोड बनाता है जावा का कंपाइलर, जो कि हम किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हैं। बस द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि हमारे सिस्टम में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट टू रन द जावा कोड ऑन एनी सिस्टम और on any machine. Now the next question is, why is Java not a pure object-oriented programming language? तो Java object-oriented programming language है लेकिन pure नहीं है। अब इसका क्या कारण है? So the reason is Java supports primitive data types. Java primitive data types को support करती है जो हमारे होते हैं byte, boolean, char, short, int, float, long and double। इसीलिए इसको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं मतलब नहीं बोलते हैं। सो इट इज लाइक अ हाफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, और इम्प्योर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी इन जावा एंड हाउ जावा यूटिलाइजेस दिस। हीप एंड स्टैक मेमोरी के बारे में हमें यहाँ पर समझना है एंड जावा उसको कैसे यूज कर रहा है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, स्टैक मेमोरी क्या होती है। स्टैक मेमोरी बेसिकली मेमोरी का वो पोर्शन होता है जो कि हर एक इंडिविजुअल प्रोग्राम को असाइन किया जाता है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का जावा में, तो उसको जो मेमोरी असाइन होती है फ्रॉम दी मेमोरी ऑफ द सिस्टम, उसको हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं एंड वो फिक्स होती है कि इतनी मेमोरी उसको मिलनी है। ऑन दी अदर हैंड हीप मेमोरी जो होती है वो पोर्शन होता है जो कि जावा प्रोग्राम को एलोकेट नहीं होता है, बट वो उसके लिए अवेलेबल होता है कि वो यूज कर सकता है उस स्पेस को, उस मेमोरी को, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मोस्टली ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको जितनी मेमोरी चाहिएगी वो तो स्टैक मेमोरी में आपकी सेव हो जाएगी।
और जो दूसरी मेमोरी है जो जावा को एलोकेट नहीं हुई है, बट वो आने वाले टाइम में, मतलब जब वो रन होगा प्रोग्राम हमारे सिस्टम में, उस टाइम पर जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं हीप मेमोरी। नेक्स्ट इज जावा यूटिलाइज द मेमोरी एज। जावा इस मेमोरी को कैसे यूटिलाइज करता है वो देख लेते हैं। जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो जितना भी हमारे वेरिएबल्स मेथड्स होते हैं वो सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। एंड जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जावा प्रोग्राम में तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप मेमोरी में, एंड उसको हम बेसिकली स्टैक मेमोरी के रेफरेंस उसको हम स्टैक मेमोरी के थ्रू रेफरेंस करते हैं। एंड एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। कंसीडर द बिलो जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर, सिंपल एक मेन मेथड बनाया मेन क्लास के अंदर, एंड उसमें हमने एक एरे डिक्लेयर किया, एंड उसमें हमने प्रिंट एरे फंक्शन कॉल किया। प्रिंट एरे फंक्शन हमने यहाँ पे वॉइड टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक लूप लगाया एरे पर, और उसका आइट्रेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ आई द वैल्यू ऑन इन एरे। तो हमने फिर इसको वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो इस प्रोग्राम में अगर हम समझेंगे स्टैक एंड हीप मेमोरी का, तो हीप मेमोरी हमारी, सपोज ये वाली जो है पोर्शन हीप मेमोरी है, और हीप मेमोरी में क्या क्या होगा देखिए। स्टैक मेमोरी में सबसे पहले हमारा वेरिएबल आई स्टोर होगा, एरे स्टोर होगा 10 साइज का, एंड यहाँ पर एक एरे जो हमारा मेन मेथड में है वो सब स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। इतनी मेमोरी स्टैक मेमोरी में आएगी जो कि प्रोग्राम को एलोकेट करी जाती है। एंड ये जो मेमोरी है ये हीप मेमोरी होती है रन टाइम पर जो मेमोरी यूज करता है जावा प्रोग्राम, ओके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ मेन और जो प्रिंट एरे मेथड है, ठीक है ना, मेन एंड प्रिंट एरे वो मेथड है जो कि स्टैक एरिया में अवेलेबल होगा, एंड जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे वो आपके सिर्फ स्टैक एरिया में ही रहने वाले हैं। और जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इंटीजर टाइप का जो एरे होगा साइज 10 का जो हमने डिक्लेयर किया है, जो हमने क्रिएट किया था, वो हमारा हीप एरिया में होगा, बिकॉज दैट स्पेस विल बी एलोकेटेड टू द प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पर ये एरे को साइज एलोकेट मतलब मेमोरी एलोकेट की जाएगी, इसीलिए ये वाला जो एरे होगा वो हमारा हीप में जाएगा, एंड ये जो हमारे वेरिएबल्स और दूसरी चीजें हैं वो हमारे स्टैक एरिया में डिक्लेयर होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन जावा बी सेड टू बी द कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया है कि जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इसका आंसर है, इट इज नॉट रॉन्ग इफ वी क्लेम दैट जावा इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा गलत भी नहीं है क्लेम करना, बिकॉज हम कुछ भी जो जावा में लिखते हैं वो क्लासेस के अंडर डिफाइन होता है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यही चीज है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर वो वर्क करती है, एंड वी कैन एक्सेस दैट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हम क्लास का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो भी चीज हो रही है जावा में क्लास के थ्रू हो रही है, एंड क्लास को हम एक्सेस करते हैं बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। बट ऑल्सो हम यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करती है। अब ऑलरेडी यहाँ पर आंसर 2 है, ये हमारा जो क्वेश्चन 2 था उसका आंसर यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट या प्योर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करती है, इसीलिए हम इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते। नाउ इस क्वेश्चन के लिए इज जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम ये बोल सकते हैं कि जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इसका डायरेक्ट एक्सेस होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, एंड ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डायरेक्टली इंटीजर क्लास से बिलोंग नहीं करते। ओके, सो दैट इज द रीजन, एंड ये सब क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम जावा डेवलपर बन रहे हैं या ऑलरेडी जावा डेवलपर हैं तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है हमारे माइंड में। Now, how is Java different from C++? C++ is also object-oriented programming language, and I hope most of you have already done something on this language as well. So C++ is only a compiled language, while Java is a compiled as well as interpreted language. सबसे पहला difference तो यही आ गया कि C++ सिर्फ compile होती है, whereas Java compile भी होती है, साथ में interpret भी होती है, line by line, right? So Java programs are machine independent. Java program machine independent हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये भी। और C++ का प्रोग्राम इंडिपेंडेंट नहीं होता जब वो कंपाइल होता है।
नाउ सी प्लस प्लस अलाउ करती है यूजर्स को टू यूज पॉइंटर्स। देखिए पॉइंटर्स यूज करती है यहाँ पर, इसकी सिक्योरिटी के साथ ये बेसिकली बोल सकते हैं इट इज नॉट दैट मच सिक्योर बिकॉज इट यूज पॉइंटर्स, बट जावा पॉइंटर्स को अलाउ नहीं करती। जावा इंटरनली पॉइंटर्स को यूज करती है, बट यूजर्स मतलब डेवलपर्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यहाँ पर सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है, वेयर जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। एंड इट इज ड्यू टू द अवॉइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेम एम्बिग्विटी। नेम एम्बिग्विटी को की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया है, बिकॉज वो डायमंड प्रॉब्लम वहां पर कॉज करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। अगर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम करते हैं तो वहां पर नेम एम्बिग्विटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से डायमंड प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सी और C++, व्हाई डज जावा नॉट मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स का यूज जावा क्यों नहीं करती, यहाँ पर हमें ये बताना होगा। नाउ पॉइंटर्स बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड एंड अनसेफ होते हैं टू यूज बाय द बिगिनर प्रोग्रामर्स। अब जो बिगिनर प्रोग्रामर्स होते हैं, ऑलरेडी वी कैन से दैट फ्रेशर्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग में, उनके लिए यूज करना ये पॉइंटर्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और अनसेफ सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो जावा फोकस करता है कोड की सिंप्लिसिटी पे एंड पॉइंटर्स के यूज पे। कैन मेक इट चैलेंजिंग। हम पॉइंटर का यूज करेंगे तो वहां पर चैलेंजिंग हो जाएगा। पॉइंटर यूटिलाइजेशन कैन ऑल्सो कॉज पोटेंशियल एरर्स। यहाँ पर एरर्स आने के भी चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं तो। मोरओवर सिक्योरिटी का जैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर पॉइंटर्स को यूज किया जाता है तो, बिकॉज यूजर डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ओके, डायरेक्टली मेमोरी में एक्सेस करके हमारे डेटा को वो फेच कर सकता है। Thus, a certain level of abstraction is furnished by not including pointers in Java. Java में pointers ना इंक्लूड करके certain level की abstraction को यहाँ पर implement किया गया, furnish किया गया, and it is also one of the OOP concept. तो ये एक OOP concept है। Moreover, the usage of pointers can make the procedure of garbage collection quite slow and erroneous. क्योंकि जावा में हम देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। जो भी अनयूज्ड वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी मेमोरी एक्स्ट्रा जो कि एक्वायर करके रखते हैं और उनकी कोई यूज नहीं होता, तो गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी को क्लीन करता है एंड अवेलेबल करता है फॉर द अदर यूजेबल वेरिएबल्स एंड वैल्यूज टू बी यूज्ड, राइट, कि वो उसमें यूज आ सके। जावा मेक्स यूज ऑफ रेफरेंसेस। जावा रेफरेंसेस का यूज करता है क्योंकि वो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते पॉइंटर्स की तरह। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल। आप इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल से क्या समझते हैं, बताइए। सो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि एक्सेसिबल होते हैं बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। किसी क्लास में जो भी मेथड्स हैं और कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि सारी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं उन वेरिएबल्स को, उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और ये हमारे मेथड्स के आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं। मतलब इनका एक तरह से स्कोप जो होता है वो पूरे क्लास में होता है। सपोज हमने कोई क्लास लिखी, ठीक है, हमने कोई क्लास यहाँ पर लिखी और उस क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रही है, उसके अंदर मल्टीपल मेथड हैं M1 M2। तो हमने अगर कोई यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका जो स्कोप होगा वो पूरे क्लास में वो यूज हो सकता है। तो वो वेरिएबल्स हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिमेन बाउंड टू इट एट एनी कॉस्ट। हमेशा वो उससे बाउंड रहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास के, उनकी एक अपनी कॉपी होती है वेरिएबल्स की यूटिलाइजेशन के लिए। मतलब उनको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, तो उनकी एक कॉपी भी वहां पर होती है। अगर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इन वेरिएबल्स को करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो सिर्फ उनका जो इंस्टेंस होता है वो इम्पैक्ट होता है उससे, एंड दूसरे क्लास के इंस्टांसेस कंटिन्यू रहते हैं टू रिमेन अनअफेक्टेड, राइट। नाउ एग्जांपल एक देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई एथलीट नाम की, उसमें एक हमने पब्लिक स्ट्रिंग एथलीट नेम, डबल एथलीट स्पीड,
इन टाइप का हमने एथलीट एज बनाया। तो ये जितने भी वेरिएबल हमने बनाए ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल है, बिकॉज ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हुए हैं एंड मेथड्स के बाहर डिक्लेयर हुए हैं। अब लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर लिमिटेड विद इन द ब्लॉक, किसी ब्लॉक में, किसी फंक्शन में या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं और सिर्फ उनके अंदर ही वो एक्सेस हो सकते हैं। ये स्कोप का कंसेप्ट है, ये बहुत ही क्लियर, मतलब अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू टू राइट द जावा प्रोग्राम्स एंड उसकी एप्लीकेशन पर काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्प्रिंग बूट पे भी काम करेंगे या कोई भी आप फ्रेमवर्क पे आप काम करेंगे जावा के, तो ये चीज़ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी ब्लॉक, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उस मेथड के अंदर ही उसको यूज़ किया जा सकता है फंक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एथलीट नाम का हमने एक मेथड बनाया वॉइड टाइप का एंड उसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे एथलीट नेम, एथलीट स्पीड एंड एथलीट एज, तो जो क्लास होगी उसके डिफरेंट जो मेथड्स होंगे एथलीट के अलावा उसमें हम इनको यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एथलीट मेथड के अंदर ही यूज होने वाले हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हम इनको बोलते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, आप एक बारी देखिएगा इनको। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Now what are the default values assigned to variables and instances? अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हमने देखे, वेरिएबल्स हो गए, इंस्टेंसेस हो गए जावा में, उसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, क्या असाइन होती हैं? तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होती टू द वेरिएबल्स इन जावा। हमें इनिशियलाइज करना होता है वैल्यू बिफोर यूजिंग इट। सपोज हमें कोई वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का, इंटीजर आई चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर आई को पहले इनिशियलाइज करेंगे विद वैल्यू, एनी वैल्यू लाइक 0, -1, वट एवर यू लाइक। ओके, तो आपको एक यहाँ पर ऐसा इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर आप उसको लूप में यूज कर सकते हैं। सपोज फॉर लूप में आप कर रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, आप ऐसे यूज कर रहे हैं फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ नहीं होती हैं उनकी, अदरवाइज वो एक कंपाइलेशन एरर वहाँ पर देता है, आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ऐसे तो वेरिएबल माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड, ऐसा करके एक्सेप्शन देगा। नाउ फॉर इंस्टेंस के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है इनिशियलाइज होती है बाय द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप। इफ इट इज अ रेफरेंस देन इट विल बी असाइन टू अ नल, नल वैल्यू असाइन हो जाएगी अगर वो रेफरेंस है। अगर वो न्यूमेरिक है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बुलियन है तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू असाइन टू बुलियन, सो द आंसर इज फॉल्स, राइट। कुछ लोग ट्रू बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई बेसिक्स बहुत ही वीक हैं इस बंदे के, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप सही देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इनकैप्सुलेशन। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स पे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसा कि एक वर्ड ही जो इसमें यूज़ किया गया है इनकैप्सुलेशन, अगर हम इसको डिवाइड करें इनकैप्सुलेशन तो हमें समझ में आएगा। इसका मतलब है किसी चीज़ के अंदर एक तरह का एनवलप हो गया, कैप्सूल हो गया, एक कैप्सूल बनाया, ठीक है, हमारा डेटा सारी चीज़ें इसमें आ गई, कैप्सूल के अंदर हमारा सारा डेटा आ गया और उसको हमने एक तरह से बाइंड कर दिया। एंड एशन इज लाइक अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग सच थिंग्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखते हैं एक्चुअल इनकैप्सुलेशन क्या होता है। डेटा इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, राइट। ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं ना, तो एक कंसेप्ट है हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है हाइडिंग द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड देयर बिहेवियर्स इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट हमने बनाई, सपोज एक कैप्सूल हमने लिया, उसमें बहुत सारे बीमारियों की दवाइयाँ हमने डाल दी। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा एट्रीब्यूट्स जो हैं अब उसको हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ कर रहे हैं और उनके बिहेवियर को एक सिंगल यूनिट में हम डाल देते हैं। नाउ इट हेल्प्स द डेवलपर्स टू फॉर्म द मॉड्यूलैरिटी। हम मॉड्यूलैरिटी को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट
एंड अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम हम इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट रहे ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंसी ना हो उसकी, वो इंडिपेंडेंटली काम करे। सपोज ऑब्जेक्ट 1 है, राइट, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करें, इंडिपेंडेंटली ये काम करें, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, इनकैप्सुलेशन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ इट इज यूज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हैंस सर्व द पर्पस ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग के पर्पस को यहाँ पर ये सर्व करता है। एक क्लास है हमारे पास और यहाँ पर डेटा मेंबर्स हमने बनाए, उसकी प्रॉपर्टीज डाल दी, मेथड्स बना दिए, उसका बिहेवियर हो गया। ओके, तो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कैप्सूल बना के एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। ये हमारा एक कैप्सूल हो गया, कैप्सूल मतलब एक क्लास हो गई एंड उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हो गए और अंदर मेथड्स हो गए। तो हमने इसको क्या किया, हमारी पूरी फंक्शनैलिटी को हमने एक तरह से एक कैप्सूल में डाल दिया और कैप्सूल का नाम है क्लास, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस समथिंग अबाउट जीआईटी कंपाइलर। देखिए जीआईटी कंपाइलर क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो जीआईटी स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम, राइट, इट स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम एंड इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम पर इसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ इट इज द टास्क ऑफ कंपाइलिंग पार्ट्स ऑफ बाइट कोड हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी, जिसकी जो बाइट कोड होता है सिमिलर फंक्शनैलिटी वाला, उसको सेम टाइम पर हम कंपाइल कर सकते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं ना कि अमाउंट ऑफ कंपाइलेशन टाइम को हम रिड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। फास्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अगला पॉइंट है कंपाइलर इज नथिंग। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज जस्ट अ ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स कोड टू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। सोर्स कोड को हम मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर के थ्रू। नाउ बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट जीआईटी कंपाइलर, जीआईटी कंपाइलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या स्पेशल है, देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो जावा का जो सोर्स कोड होता है डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में डॉट क्लास, उसका एक्सटेंशन हो जाता है और ये हमारा जावा सी कंपाइलर के थ्रू होता है। देन उसकी जो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं वो रन टाइम में लोड की जाती हैं बाई जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन को उसको लोड करता है एंड विद द हेल्प ऑफ एन इंटरप्रेटर These are converted to machine understandable code। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझ में आई कि हमारा जो जावा का कोड होता है वो डॉट जावा में आता है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट होता है डॉट क्लास में, इसको बोलते हैं बाइट कोड। ये बाइट कोड जावा सी कंपाइलर करता है, ठीक है, ये काम करता है कंपाइलर करता है। उसके बाद ये जो डॉट क्लास है इसको इंटरप्रेटर करता है, इंटरप्रेटर इसको करता है कन्वर्ट मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में करता है, जो कि मशीन समझती है, फिर मशीन के लिए होता है ये, ठीक है। यूजर ने दिया जावा में, उसने फिर कंपाइल किया डॉट क्लास टाइप में, बाइट कोड इसको बोलते हैं। ये बाइट कोड इंटरप्रेटर द्वारा मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मशीन समझती है। मशीन प्रोसेस करके सिमिलर टाइप से बैकवर्ड प्रोसेस फॉलो होता है और हमें आउटपुट दिख जाता है अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। जीआईटी कंपाइलर अनेबल होता है तो जेवीएम एनालाइज करता है मेथड कॉल्स इन द डॉट क्लास फाइल्स एंड कंपाइल्स देम टू गेट मोर इफेक्टिव एंड नेटिव कोड। ये इंश्योर करता है कि प्रायोरिटाइज्ड मेथड कॉल्स ऑप्टिमाइज्ड हो जाएं। ओनली द एक बार जो अबव स्टेप हो जाते हैं तो जेवीएम एग्जीक्यूट करता है ऑप्टिमाइज कोड को डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कोड अगेन, एंड ये हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। नाउ सेम अब कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम पे इस तरीके से मैंने बताया कि आपका जावा सोर्स कोड होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जैसे हम जावा में कोड लिखते हैं वो होता है ये। उसके बाद कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद रन टाइम में प्रोसेस क्या होता है कि जीआईटी कंपाइलर के थ्रू इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वल्स एंड इक्वालिटी ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस आप बताइए, जावा में क्या होता है। सो इक्वल्स मेथड इज डिफाइंड बेसिकली इन द ऑब्जेक्ट क्लास। जो इक्वल्स है वो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है और ये बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेटर पर, एक ऑपरेटर 1 ऐसे चेक करते हैं एंड एक ऑपरेटर 2, इस तरीके से ये चेक किया जाता है।
ये हमारा इक्वल्स मेथड है, डॉट इक्वल्स ऐसे करके इसको चेक करते हैं, यहाँ पर एक पास करते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का हो गया, ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ये मेथड हमारा चेकिंग के लिए यूज होता है, इक्वालिटी ऑफ द कंटेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इक्वालिटी को चेक करता है एज पर द स्पेसिफाइड बिजनेस लॉजिक। ये ऑपरेटर यूज करता है कंपेयर करने के लिए एड्रेसेस फॉर रेफरेंसेस, चेक इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, राइट। तो इंटरनली हमने बोला ना पॉइंटिंग, उसका पॉइंटर्स का यूज करता है जावा, तो इसी तरीके से यहाँ पर यूज कर रहा होता है वो। उसके बाद नोट है एक कि इन द केसेस वेयर द इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन इन द क्लास, देन द क्लास यूज द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इक्वल्स मेथड, एंड जो कि क्लोजेस्ट होती है टू द पेरेंट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास इज कंसीडर्ड एज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द जावा क्लासेस, जितनी भी जावा क्लासेस होती है उनकी पेरेंट क्लास क्या है, जावा की ऑब्जेक्ट क्लास है। एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल्स मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास यूज द इक्वल्स ऑपरेटर टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन कैन बी ओवररिडन एज पर द बिजनेस लॉजिक। Now next question is how is an infinite loop declared in Java? Java में आप infinite loop को कैसे डिक्लेयर करते हैं बताइए। इनफाइनाइट लूप क्या होता है सबसे पहले समझने की जरूरत है। इनफाइनाइट लूप वो लूप होता है जो कि इंडेफिनेटली रन करता है, इनफाइनाइटली रन करता है विदाउट एनी ब्रेकिंग कंडीशंस। अब हमने सपोज कोई लूप ऐसा चला दिया जिसकी जो कंडीशन है वो कभी सेटिस्फाई, मतलब कभी नॉट सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, नॉट सेटिस्फाई हमेशा सेटिस्फाई ही है, तो उस केस में क्या होगा, लूप चलता रहेगा इनफाइनाइटली, और चलता रहेगा इनफाइनाइटली तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप हम इसको बोलते हैं। फॉर लूप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर लूप बनाया और उसमें हमने कुछ नहीं दिया, ना कंडीशन दी ना हमने कुछ दिया, बिजनेस लॉजिक नहीं दिया, ब्रेक लॉजिक नहीं दिया, तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया। ये वाइल लूप इस तरीके से है, कंडीशन हमारी सपोज जो होती है, वाइल कंडीशन चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो आगे जाएगा, फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगा वो लूप से। अब यहाँ पर अगर ये हमेशा ट्रू कर दी हमने तो ये लूप कभी बाहर नहीं जाएगा, एंड दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है, तो ये चीज है। अब डू वाइल के लिए बात करेंगे तो डू वाइल में यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हो गई वाइल की तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो इनफाइनाइटली चलेगा, दैट्स इट। नाउ अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो बेसिकली ओवरलोडिंग का तरीका भी यहाँ पर जावा में प्रोवाइड होता है। कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ओवरलोडिंग दो तरह की चीजें होती हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास कंसिस्टिंग ऑफ द सेम नेम विद द डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, ओवरलोड मतलब है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा लोड करना। अब लोड कैसे करेंगे जावा में, हम क्या करेंगे, एक सेम कंस्ट्रक्टर को जो कि डिफरेंट पैरामीटर देकर क्रिएट कर देंगे, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने हमारे पैरामीटर्स हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप क्या है, ये हमें मदद करेगा, हमें क्या, कंपाइलर को मदद करेगा डिस्टिंग्विश करने में डिफरेंट टाइप्स के कंपाइलर को, ओके। नहीं तो कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है उसमें कि भाई कंपाइलर कैसे समझेगा, कॉमन सी बात है, सेम नाम है, लेकिन उनके मल्टीपल क्या बोलते हैं पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर के सेम पैरामीटर नहीं हो सकते विथ सेम नेम, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्लास बनाई हमने हॉस्पिटल नाम की एंड उसमें हमने वेरिएबल बनाया वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, एक डबल टाइप का बनाया वेरिएबल 3। अब ये हॉस्पिटल का हमने कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, सेम क्लास का नाम से बनेगा वो, ठीक है। सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, देखिए 1 2 और 3, हमारे 3 कंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर, 3 कंस्ट्रक्टर्स आर देयर, 3 कंस्ट्रक्टर्स आर देयर। अब 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं लेकिन डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के, यहाँ पर एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, यहाँ पर एक पैरामीटर है सैलरीज टाइप का, डबल टाइप का एक यहाँ पर पैरामीटर है। तो ये जो है हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हमने देखा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। 3 कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड हियर बट दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर टाइप एंड देयर नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताइए। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर यूज्ड व्हेन वी वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। सपोज हमारे पास
एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है हमारे पास, उसके अंदर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें उसकी वैल्यू को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई हमने इंटरव्यू बिट नाम की, एंड उसमें हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग टाइप का बनाया, सर्विस। इंटरव्यू बिट हमने बनाया इसका कंस्ट्रक्टर, एंड इसमें इंटरव्यू बिट आईबी करके हमने यहाँ पर पास किया। ओके, आईबी इंटरव्यू बिट का ऑब्जेक्ट बना दिया। दिस डॉट डिपार्टमेंट्स IB डॉट पैरामीटर्स एंड दिस डॉट सर्विसेज IB डॉट सर्विसेज। तो बेसिकली दिस हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, है ना, कंस्ट्रक्टर में। तो ये हम इस तरीके से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बनाया, सर्विसेज बनाया, और हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दिया। तो हम यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं फ्रॉम द ओल्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू इन द कंस्ट्रक्टर। ऑल्दो हम इसको ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट किया है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड? क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए, एंड द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल टू ओवरलोड द मेन मेथड। मेन मेथड को ओवरलोड करना बिल्कुल पॉसिबल है, हम क्रिएट कर सकते हैं एज मेनी ओवरलोडेड मेन मेथड्स वी वांट। जितने भी मेन मेथड्स को हम ओवरलोड करना चाहें हम कर सकते हैं। एंड हाउएवर जो JVM है ना, जावा वर्चुअल मशीन, उसमें एक प्रीडिफाइंड कॉलिंग मेथड होता है जो कि JVM कॉल करता है मेन मेथड के लिए with the definition public static void main string arguments. This is a main method, right? सभी को पता होना चाहिए कि this is the main method in Java. main method ये होता है। अब देखते हैं below snippets को हम समझते हैं। हमने एक main class बनाई, मतलब main नाम की एक class बनाई, उसमें हमने main method बना दिया और हमने string arguments हमने दे दिए। अब हमने क्या करना है, इसकी overloading करनी है, ठीक है ना। ये तो main method हो ही गया, string अपना default टाइप का। इसके बाद हमने क्या किया, एक नया बना दिया इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, एक बना दिया कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हमने बना दिया डबल आर्ग्यूमेंट्स, एंड द नेक्स्ट हमने बना दिया फ्लोट आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं। ये हमारी क्लैरिटी यहाँ पर होना जरूरी है। नाउ कमेंट ऑन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बाय साइटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स। भाई मेथड ओवरलोडिंग बताइए क्या होती है और ओवरराइडिंग क्या होती है। ओके, एंड एक साथ में एग्जाम्पल देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जावा में मल्टी मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। इज मेड पॉसिबल बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट मेथड्स इन द सेम क्लास कंसिस्टिंग ऑफ सेम नेम। जैसा कंस्ट्रक्टर का सीन है ओवरलोडिंग में, उसी तरीके से मेथड का भी होता है। इसमें क्या होता है, सेम क्लास है, उसमें हमारे डिफरेंट मेथड्स होंगे, मतलब सेम मेथड्स होंगे, मल्टीपल टाइप्स के होंगे, लेकिन उनका भी सेम चीज है कि पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। नाउ इट टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लास एंड एनहांस द प्रोग्राम की रीडेबिलिटी। अब प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है वो होता है रिटन टाइप ऑफ द मेथड में, डज नॉट प्रमोट द मेथड। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहाँ पर नोट करना है। क्या पॉइंट है कि जो डिफरेंस अगर हम सिर्फ रिटर्न टाइप में रख दें, सपोज हमने एक बना दिया पब्लिक वॉइड टाइप का बना दिया एक मेथड m1, कुछ पैरामीटर दे दिए, एक बना दिया पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, मेथड 1 ही रहेगा, सेम मेथड, और पैरामीटर्स भी इनके सेम हो गए। तो ये डिफरेंट रिटर्न टाइप होने पर कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं रिटर्न टाइप को अपडेट कर दूं, वॉइड से स्ट्रिंग कर दूं, स्ट्रिंग से एक का इंटीजर कर दूं, तो हमारी मेथड ओवरलोडिंग हो गई, बट ये काम नहीं करती। ये हमें यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। जैसे फाइंड एरिया हमने यहाँ पर बनाया, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझिएगा। डिफरेंट पैरामीटर्स हमने यहाँ पर दिए, यहाँ पर 2 पैरामीटर थे, यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं, और यहाँ पर हमने एरिया निकाल दिया, यहाँ पर सपोज वॉल्यूम निकाल दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग काम करती है। दोनों फंक्शन का सेम नेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। मेथड ओवरराइडिंग इज अ कंसेप्ट इन विच 2 मेथड्स हैविंग द सेम मेथड सिग्नेचर आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट क्लासेस। बात समझो,
बात है समझने की। यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है वो होता है सेम क्लास में। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट में आपका सेम क्लास रहेगी, बट आपका ओवरराइडिंग के केस में क्या है, ओवरराइडिंग का केस में क्या होएगा, आपकी डिफरेंट क्लास होंगी, डिफरेंट क्लास। एंड डिफरेंट क्लास से क्या होगा, आपका मेथड सेम रहेगा, आपके मेथड के सिग्नेचर जो पैरामीटर होंगे वो भी सेम रहेंगे। इसमें क्या होगा, एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होगी। ओके एक पर्टिकुलर मेथड इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है बेस क्लास में, वो डेराइव्ड क्लास में भी किया जा सकता है, उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ये एक एग्जांपल देख के समझिएगा। एक हमने क्लास बनाई ह्यूमन बीइंग, दूसरी क्लास हमने बनाई एथलीट, और हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं इस क्लास को। ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास, ये हो गई चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पर आ गया है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द थ्री कंसेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी हमारा क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इनहेरिटेंस। ओके वो यहाँ पर हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने जो मेथड बनाया सेम पैरामीटर के साथ यहाँ पर भी बना देंगे। सेम मेथड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको एक्सटेंड करके। एक्सटेंड इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, राइट। इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब देखते हैं अगली चीज, अगला क्वेश्चन। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कैन कोएग्जिस्ट इन अ सिंगल जावा प्रोग्राम, एक्सप्लेन करिए। तो आंसर इज यस, multiple catch blocks can exist but specific approaches should come prior to the general approach because only the first catch block satisfying the catch condition is executed. given code illustrate करता है इस चीज को। मल्टीपल कैच हो सकती हैं लेकिन स्पेसिफिक अप्रोचेस उनकी होनी जरूरी है जनरल अप्रोच के मुकाबले। तो ट्राई बनाया हमने, कैच लिखा, मल्टीपल कैच लिखा है हमने कि भाई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एक्सेप्शन टाइप का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने चीज़ें दी हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। फाइनल कीवर्ड बेसिकली क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमें कांस्टेंट बनाना है और नॉन एक्सेस मॉडिफायर रिप्रेजेंट करना है तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये तो बेसिक है बिल्कुल। फाइनल वेरिएबल होएगा तो वो फाइनल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू। फाइनल मेथड है उसको हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे चिल्ड्रन क्लासेस में। फाइनल क्लास है तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि डू फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड्स हैव द सेम फंक्शन। क्या इन तीनों का सेम फंक्शन होता है क्या प्रोग्रामिंग में? तो देखिए इसका आंसर है कि तीन कीवर्ड है ये, इनकी अपनी यूटिलिटी है प्रोग्रामिंग में। फाइनल का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन जो लगेगा वो क्लासेस, वेरिएबल एंड मेथड्स पे लगेगा। फाइनल कीवर्ड्स हम उसको यूज करेंगे अगर हमें सपोज रेस्ट्रिक्शन लगाना है किसी तरीके का क्लास, वेरिएबल या मेथड पे। ठीक है, फाइनली क्यों यूज कर रहे हैं? फाइनली बेसिकली एक ब्लॉक होता है जो कि प्रोग्राम में यूज करते हैं, वेयर ऑल द कोड्स रिटन इनसाइड इट गेट एग्जीक्यूटेड रिस्पेक्टिव ऑफ हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन। हमारे पास होती है ट्राई, फिर आती है कैच एंड फिर आती है फाइनली। ओके, तो जब हमारा ट्राई में तो हमारा कोड रहेगा जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, कैच में रहेगा अगर एक्सेप्शन आई तो हमें ये मैसेज देना है यूजर को, और फाइनली होता है वो कोड जो एक्सेप्शन आए चाहे ना आए हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो हम फाइनली में उसको डालते हैं। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली ब्लॉक हुआ चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। फाइनलाइज क्या होता है? फाइनलाइज इज लाइक अ प्रायर टू द गार्बेज कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड टू क्लीन अप द एक्टिविटी। ओके, क्लीन अप एक्टिविटी होती है गार्बेज कलेक्शन से पहले, उसमें फाइनलाइज को हम कॉल करते हैं। दैट्स इट इन दिस। एंड अगला क्वेश्चन है, अब इस वीडियो में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड तो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है कि इज इट पॉसिबल दैट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करे? अगर ऐसा है तो केस बताइए कि कब ऐसा हो सकता है। तो आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करे। एंड उसके केसेस ये हैं, सपोज हम system.exit यूज कर दें स्टेटमेंट में तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फैटल एरर्स आ जाएं जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो, मेमोरी एक्सेस एरर, तो उस केस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा।
सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 21st